हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आने वाली जो परीक्षाएं हैं आपकी, उनकी शुभकामनाएं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस के, विज्ञान के इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एमसीक्यू, उनकी से एक सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि जो है वो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये स्वयं एक अंतःस्रावी ग्रंथि होने के साथ साथ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के उत्सर्जन में भी जो है हेल्प करती है। तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, जब भी अगर आपका डिस्क्रिप्शन टाइप के एमसीक्यू है तो उन्हीं से एमसीक्यू लगाइए। उससे क्या होता है, गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपको बहुत सारे डाटे भी याद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास एवं थायरोक्सिन हार्मोन के स्त्रावण के लिए जो है जिम्मेदार होता है या नियंत्रित करता है। तो इसका जो आंसर है वो है TSH। TSH का मतलब होता है थायरोइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये आप याद रखिए, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए। तो ये थायरोक्सिन के स्त्रावण में आपकी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का जो औसत पीएच है वो कितना होता है। मूत्र का जो औसत पीएच है वो होता है आपका 6। मूत्र जो है लगभग 4.5 और 8.5 के बीच होता है। ये मूलतः अम्लीय होता है और पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के जो व्यक्ति है उसमें 1.5 लीटर में से 2 लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं, जिसकी रेंज जो है 4.5 से 8.5 के आसपास है। ये आपको एक रेंज याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। ये भी क्वेश्चन आपको शायद मेरे ख्याल से जो 20 तारीख को पेपर हुआ है उस समय ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, मूत्र के रासायनिक संगठन से निम्नलिखित में से हम लोग देखें तो हमारे पास जल भी होता है, उसमें यूरिया भी होता है, अमोनिया भी होता है, और क्रिएटिन और यूरिक अम्ल, ये सारे के सारे मूत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे अम्ल आपके उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला है जो है, तंत्रिका तंत्र में संरचना की इकाई क्या है। तंत्रिका तंत्र की संरचना की इकाई जो होती है वो है न्यूरॉन्स। क्या है, न्यूरॉन इसकी इकाई है। ये भी आपको याद होना चाहिए। तंत्रिका तंत्र के जो उसकी इकाई है वो कौन सी है, न्यूरॉन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, निशल मसल्स कणिकाएँ बनी होती हैं किसकी। निसल जो कणिकाएँ होती हैं, निसल जो कणिकाएँ होती हैं वो किसकी बनी होती हैं। तो ये होती हैं राइबोसोम की। निसल बॉडीज़ न्यूरॉन्स में पाई जाते हैं, और जिसमें झिल्ली की साइटोसोलिक सतह पर राइबोसोम के साथ खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहाँ पर मिलती है, राइबोसोम के अंदर। ठीक है, पोलीसाइथीनिया है, ये क्या होता है, ये है आपका आरबीसी की संख्याएं अधिक हो जाती हैं, तब ये जो है आपको प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे शायद मेरे ख्याल से 25 अप्रैल में इस क्वेश्चन को पूछा गया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सी है इसका ऑप्शन। केवल Fe2+ और केवल 4 पेप्टाइड श्रृंखला हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये लगातार किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एसएससी का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखते हैं, लार एमालाइसिस एमाइलेस जो है, ये एंजाइम आपका लार के अंदर पाया जाता है। तो इसको आप याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक भी और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, और जो हमारे साथ कई दिनों से जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ भी हमारे सेशन को शेयर करें, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल पाए। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं, उनमें से लगातार क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रारब्ध शिक्षा को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध को केसिन में से परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर है आपका जो है, आंसर है रेनिन। कौन सा है, रेनिन। रेनिन दूध को केसिन में बदल देता है। क्या करता है, रेनिन जो है दूध को केसिन में बदल देता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, शुक्र जो वाहिका है, शुक्र वाहिका ये पुरुष जनन अंग का हिस्सा होती है। बाकी गर्भाशय, गर्भनाल, अंडाशय ये सब मादा जनन के अंग होते हैं, ये तीनों। ठीक है, इसके बाद हम लोग और कौन कौन सा जो है
जो अंग हैं जो रिप्रोडक्शन सिस्टम में, जैसे हम लोग बात करते हैं वृषण, वृषणकोश, अंडाशय, अंडवाहिनी, शुक्रावाहिका, शुक्राशय, गर्भाशय, सिन्न और योनि, ये जो सारे हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम के पार्ट होते हैं। इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में निषेचन। मनुष्य में निषेचन जो है वो होता है कहाँ पर होता है? ये होता है फेलोपियन ट्यूब्स में। कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में। अगर हम लोग एज अ फिगर देखना चाहें तो इस तरीके का एक फिगर होता है, तो यहाँ पर ये फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर यहाँ पर पाई जाती है, और यहीं पर ये रिप्रोडक्शन सिस्टम का ये जो है निषेचन होता है। भोजन को निकलते समय श्वसन नली को ढकने का कार्य कौन करता है? जिसमें भोजन श्वसन नली में प्रवेश ना करे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये एपिग्लैटिस जो है ये काम करता है, ठीक है। लैरिक्स के प्रवेश द्वार पर स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस कारण से श्वसन नली में वायु के निकल जाने पर भी वह चिपकती नहीं है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उपास्थि बलय के कारण, क्या है? उपास्थि बलय के कारण ये जो है चिपकती नहीं है, और इसका जो ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अनुवांशिकी शब्द दिया गया किसके द्वारा दिया गया था? ये बेटसन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा अनुवांशिकी के प्रयोग हेतु किन पौधों को चुना गया था? तो ये तो अगर आपने सामान्य रूप से 9th भी अगर आपने पढ़ी है और 10th भी अगर आपने किसी भी बोर्ड से पढ़ी है, तो ये क्वेश्चन सामान्य रूप से इस क्लास से आता है, और मटर के पौधे का उन्होंने प्रयोग किया था इसके प्रयोग के लिए। कोशी का सिद्धांत दिया था। कोशी का सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन रेगुलर एसएससी, एमपी के किसी एग्जाम, व्यापम के एग्जाम, इनमें पूछा जाता है, और उसका आंसर है स्लाइडेन एंड स्वान ने 1837 और 38 में ये काम इन्होंने किया था, ठीक है। इसके लिए इन दोनों को जाना जाता है। निम्नलिखित में से एड्स का निश्चयात्मक प्रशिक्षण, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं वेस्टर्न ब्लोटिंग प्रशिक्षण, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ओजोन छिद्र में तात्पर्य है। ओजोन छिद्र से तात्पर्य है, इस क्वेश्चन को करें उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि ओजोन जो लेयर है उसमें एक होल पाया गया है, वो किस कंट्री के ऊपर पाया गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओजोन जो छिद्र है उससे तात्पर्य है स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन परत की मोटाई में कमी आ जाना, और ये जो किस कंट्री के में सबसे पहले देखी गई थी, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है ए आपका अंटार्कटिक ग्रीनलैंड हिमचादर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जल संवहन तंत्र किस जीव का एक लक्षण है? तो ये इसका आंसर है सी, इसका आंसर है एस्टेरियास इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवर समुद्री जल में स्वतंत्र रूप से रहता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका पेलेजिक या फिर अनबुधी, ये आपका आंसर इसका सही हो जाता है। स्पंज में भोजन संचय किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो स्पंज में भोजन का जो संचय है वो करती हैं थीसोसाइट्स टाइप की कोशिकाएं इसमें भोजन का संचय करती हैं, ठीक है। अमीबा में भोजन ग्रहण की विधि क्या होती है? अमीबा में जो भोजन ग्रहण की विधि होती है वो होती है होलोजोइक। क्या होती है? होलोजोइक विधि से अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लाल कोरल का जो है नाम है, वो लाल कोरल का नाम क्या है आपका? कोरेलियम। क्या नाम है? कोरेलियम। लाल कोरल क्या होता है? लाल कोरल को कोरेलियम के नाम से जाना जाता है। फंजिया का नाम कुकरमुत्ता कोरल मशरूम, जिसको आपने सुना होगा। मिनड्रेना का नाम मस्तिष्क कोरल, और ट्यूबीपोरा का नाम ऑर्गन पाइप कोरल होता है। तो ये भी आपसे एक पूछा जा सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑक्टोपस जो है वो किस संघ से संबंधित है? ऑक्टोपस जो है वो आपका कौन से? मोलास्का से। किससे संबंधित है? मोलास्का संघ से संबंधित है, मोलास्का, ठीक है। तो मोलास्का संघ से ऑक्टोपस आपका संबंधित है, ठीक है। ज्वाला कोशिकाओं का संबंध किससे है? ज्वाला कोशिकाओं का संबंध है उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन एड्स की बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र होता है। एड्स की बीमारी से कौन सा? प्रतिरक्षा तंत्र। इसीलिए एड्स सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आप एंटीबॉडी बनाने की जो एबिलिटी होती है आपकी बॉडी वो
बंद कर देती है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपसे पूछा सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम HIV जो वायरस है जिसके कारण एड्स होता है, तो वो HIV और एड्स का फुल फॉर्म आपको दिया गया है। काइटिन युक्त बहा कंकाल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो ये आप देखेंगे तो ये है कीटों में। किसमें? कीटों में। तो कीटों में अमूमन कई कीटे ऐसे होते हैं जिनमें बाहर का जो बॉडी है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो अगर हम सम्मिलित में देखते हैं तो मच्छर जो है एनसीफेलाइटिस होता है, मक्खी जो है घरेलू में थी एंथ्रेस, और मूसक पिस्सू जिसको बोलते हैं वो व्यूलोनिक प्लेग होता है। बस खटमल जो है वो गोनेरिया से संबंधित नहीं है, गोनेरिया अलग चीज़ होती है। गोनेरिया नेरेसिस नीरेसिया गोनेरिया ये नामक जो है, ये नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। किसके कारण? गोनोरियाई बैक्टीरिया एक होता है, उसके कारण ये रोग होता है, ठीक है। बेशक मानव मादाओं में ऑक्सीटोसिन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो स्तन ग्रंथियों में वृद्धि को उत्तेजित करता है। तो ये आप देखें तो अगर जो महिलाएं होती हैं उनमें दूध की जो ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो देखा जाए तो मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में स्थापित होता है। यह प्रसव के दौरान, जब प्रसव होता है, प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकोचन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कॉर्पस लुटियस में स्थापित होता है। इससे स्तन अधिक विकसित हो जाते हैं और दुग्ध ग्रंथियाँ, मैंने भी बोला था, दूध के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। डार्विन के फिंच पक्षी एक उत्कृष्ट उदाहरण, किस चीज़ का उदाहरण है ये उदाहरण है अनुकूली विकिरण का। किसका? अनुकूली विकिरण का उदाहरण है, ठीक है। तो डार्विन हमारा एवोल्यूशन के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये आपके कौन से पक्षी कहलाते हैं? ये हैं सर्वहारी। कौन सी हैं? सर्वहारी कहलाते हैं, ठीक है। तो सर्वहारी के बाद हम लोग देखते हैं नया माइकोराइजा जो सहजीविता को दर्शाता है, ये क्या कहलाता है आपका? कवक पादप। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर इकाइनोडर्मेटा जो संघ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, पीएससी में पूछा गया था, पीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है? सी कुकुम्बर से जाना जाता है। सी कुकुम्बर जो है ये इसका नाम है, ठीक है। प्रयोगशाला की खरपतवार जो है आपकी वो क्या कहलाता है? वो आपका है एस्परजिलस। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन जवाब है। अब अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी लगातार आपसे पूछा जाता है। मनुष्य के अग्रपद में अस्थियों की कुल संख्या होती है, तो अग्रपद में देखें तो टोटल 60 होती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें तो अग्रपद में जो आपका 60 जो हड्डियाँ होती हैं वो ह्यूमरस में होती हैं, एक की 2, ठीक है। फिर रेडियल 4, कार्पल्स जो हैं 16, मेटाकार्पल्स 10, अंगुली अस्थियाँ 28, टोटल जो है आपकी 60 अस्थियाँ इसमें होती हैं, ठीक है। फिर इसमें देखो सार्कोमियर किन 2 पट्टियों के बीच की दूरी को बताता है, तो ये जेड बैंड है, जेड बैंड की दूरी को ये बताता है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग मानव हृदय को कितने कक्षों में, ये लगातार आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 हिस्से हैं मानव हृदय के, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि केंचुए के जो हृदय है उसमें कितने भाग होते हैं, और कॉकरोच का भी, मेंढक का भी टाइप कर ही सकते हैं आप लोग, इतना तो मेहनत कर सकते हैं आप लोग, गूगल पे टाइप करके बताइए मेंढक, कॉकरोच, कछुआ, केचुए, इनमें कितने कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। काला अजार नामक रोग जो है वो किससे होता है? रेत की मक्खी। कौन सी? रेत की मक्खी। कालाजार रोग की जो मक्खी होती है वो रेत की मक्खी होती है। कालाजार नामक रोग लिशमानिया डोनोवानी है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की आरबीसी जो है कम होने लगती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपसे पूछा जाता है। फिर है डिक्टियोसोम, ये जो है आपका वो होता है, क्या होता है? इसका आंसर है पादप एवं निम्न अकेशेरुकु के गोल्गी उपकरण, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। फिर इसके बाद देखो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता जो कहलाती है ऊर्जा कहलाती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक शायद क्वेश्चन छूट गया है, हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये है हेपेरिन, इसका आंसर क्या है? हेपेरिन। और ये जो विटामिन होता है, विटामिन जो है के इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थक्का
तो ये कि देखो का आ रहा है ना, तो कैसे इसका निमोनिक बना के आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं। पलायन वेग जो है वो कितना होता है, वो आपका है 11.2। पलायन वेग क्या होता है, जैसे मान लीजिए अर्थ है, यहाँ से आप किसी भी वस्तु को किस वेग से छोड़ें कि वो अपने एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाए और वापस अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में ना आए, तो उसका आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर आप यहाँ से कोई सी वस्तु को ऊपर आकाश में फेंकते हैं तो वो उसके आने की पॉसिबिलिटी शून्य हो जाती है, वो पलायन कर जाती है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V=√TGR। नाउ 30 देखते हैं हम लोग 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन के मान कैसे होगा। तो ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो केल्विन में जब हम लोग बात करते हैं तो केल्विन में जो भी डिग्री सेल्सियस होती है, अगर मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस दिया है तो हम इसमें 273 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 273, तो 5 और 8, 8 एंड 8 और 2, ये हो जाएगा। अभी हमसे बोल रहा है 35, कितना 35, तो हम 273 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 308। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा रहे हैं पेपर्स में। इसके बाद ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, तो उसका आंसर है तारतम्य। कौन सा है, तारतम्य इसका सही जवाब है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है सेफेरोमीटर क्या है। सेफेरोमीटर जो है वो किससे संबंधित है, वो है आपका किसी सतह की वक्रता नापने के लिए, वक्रता या कर्वेचर को नापने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने के लिए हम लोग किस वस्तु का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर है बर्नियर कैलिपर्स। बर्नियर कैलिपर्स इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें यहाँ पे जो बना होता है, यहाँ पर एक होता है। ठीक है, अब आप बात कर रहे हैं बेलनाकार व्यास की गहराई नापने के लिए, तो इसमें एक पीछे एक स्ट्रिप्स होती है और जैसे ही आप इसको मूव करते हैं तो ये स्ट्रिप पीछे निकलने लगती है, तो आप उससे उसकी डायरेक्ट गहराई नाप सकते हैं और आगे वाले जो से इसका जो है आपका व्यास नाप सकते हैं, डायमीटर नाप सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ और दिए हुए हैं, जैसे ओडोमीटर है वो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को नापता है। कैलोरीमीटर है जो ऊष्मा को नापता है। गैल्वेनोमीटर जो विद्युत धारा की प्रबलता को नापता है। अब यहाँ पर देखिए 1 किलोवोट हार्स ऊर्जा को जूल में रूपांतरित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास थोड़ा सा एनालिसिस वाला है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, नुकीली कील को दीवार से ठोकने पर आसानी से दीवार में घुस जाती है क्योंकि कील दीवार को अधिक क्षेत्रफल घेरती है, कील का दीवार का क्षेत्रफल कम होता है। तो इसका सही जवाब है वो है हमारा केवल सेकंड, कील का जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है दीवार की अपेक्षा। चलिए अगला देखते हैं। ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यदि 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली लकड़ी को, कितना 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली लकड़ी को 160 वोल्ट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, उसकी ऊंचाई निकालने के लिए शक्ति का फॉर्मूला होता है, शक्ति मतलब कि पावर का फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा समूह। तो स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, यहाँ पे टी रखा, द्रव्यमान हमारे पास दिया है 40, समय दिया है 20 सेकंड और शक्ति जो है 160। हम शक्ति यहाँ पे रखेंगे, 40 यहाँ रखेंगे, 10 और h, तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो h की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 8 मीटर। चलिए ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आतिशबाजी में किस तत्व की उपस्थिति के कारण हल्का जो हरा रंग है वो उत्पन्न होता है। तो हरा रंग जो है वो आपका बेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, बेरियम के कारण। ठीक है, तो ये हमारा एक आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन रहा। इसके साथ ही हम लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको भारत का जो इतिहास है और पॉलिटी राज्य व्यवस्था है और मध्य प्रदेश का जो जीके क्वेश्चन है, इनको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो लेक्चर की लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट जाकर उसको देख सकते हैं। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। अब आने वाले सभी एग्जामों के लिए आपको शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और कल मैं आपके लिए वंदे मातरम जो पूरी ट्रेन्स हैं उनका एक लेक्चर डालूंगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उससे भी पूरी संभावना है एग्ज़ाम में आने की क्वेश्चन। और इसके साथ ही हमारे चैनल प्रारब्ध शिक्षा को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और किसी भी जटिल टॉपिक पर अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।